नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं रीट प्री 2025 के लिए 30 डेज लक्ष्य भेदी बैच की बात कर रहे हैं। ये एक एमसीक्यू बैच है जिसमें राजस्थान बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित प्रश्नों का यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे हैं और हम उस टॉपिक से बनने वाले एक भी प्रश्न को यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक टॉपिक से मिनिमम 60 प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। हर टॉपिक से 2 क्लासेज यहाँ पर हो रही हैं। आपको पता होगा, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो अभी से देख लीजिएगा। ये आज से 11 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज से पहले की बात कर रहा हूँ, तो 11 क्लासें वो देखिएगा और कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और लगभग हम पूरे सिलेबस को कवर करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये 30 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। हर टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और परीक्षा से पहले एक बार बस इन पूरी क्लासेज को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और कैसे आपकी सफलता है वो सुनिश्चित होती है और कैसे आपको पात्रता है वो अच्छे अंकों के साथ क्लियर होती है, ये साइंस के अंदर एक गारंटी समझ लीजिए, आपका वादा समझ लीजिए। तो ये प्रश्न जरूर देख लें ताकि आपको बाद में ये नहीं हो कि ये देख लेते तो यहाँ से ही प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी के बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आज का टॉपिक हमारा प्राणी में पोषण, ये इसका दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर आज की क्लास में हमारा जो है बेस है एनसीईआरटी। एक क्लास एनसीईआरटी, एक आरबीएससी। अगर प्रश्नों की संख्या कम रहती है तो दोनों को मिक्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। बृहदांतर क्षुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। बृहदांतर है क्षुद्रांतर की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है, ये इसमें बताया जा रहा है। तो बिल्कुल बृहदांतर है वो चौड़ी होती है और छोटी होती है। फिर ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। बिल्कुल तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई, बृहदांतर का नाम बृहदांतर क्यों है? क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा होती है जबकि इसकी लंबाई कम होती है। क्षुद्रांतर की लंबाई ज्यादा होती है, इसकी मोटाई कम होती है। इस कारण इसको छोटी आंत या क्षुद्रांतर कहते हैं। यानी कि इसका व्यास कम होता है और बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है। ये बात आपको समझनी। तो यहाँ पर आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, जीव के संदर्भ में या जीव के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जीव पर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, बिल्कुल स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। किसका अनुभव कराती हैं? स्वाद का अनुभव करवाती हैं। स्वाद ग्रंथियां या स्वाद जो ग्रंथ जो कलिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, वो पाई जाती हैं। जीभ एक अस्थि से बना अंग है। जीभ के अंदर अस्थि नहीं पाई जाती है। जीभ क्या होता है? पेशी होता है। मांसल पेशी अंग है ये, मांसल पेशीय अंग है। मांसल पेशी अंग है, इसमें अस्थि नहीं पाई जाती। बोलने और भोजन में लार मिलाने में जीभ आवश्यक है। बोलने और भोजन में लार मिलाने में जीभ आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। जीभ के बिना बोलना संभव नहीं है और भोजन में लार मिलाना भी संभव नहीं है। जीभ मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी रहती है, बिल्कुल करेक्ट है। जीभ है मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी रहती है। इसका अग्रभाग है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर असत्य है, ये अस्थि से बना हुआ अंग नहीं है। अगला देखिए, मानव में पोषण का सही क्रम बताइए। पोषण का सही क्रम बताना आपको, सबसे पहले हम मुख से अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण 3 ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया। अंतर्ग्रहण के बाद में क्या होता है? पाचन होता है। तो पाचन 2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक कट गया। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है, तो ए ऑप्शन भी कट गया। और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण के बाद निष्कासन होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन यहाँ पर होता है। और मैं बिल्कुल कम समय के अंदर आपको ये प्रश्न है कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। आगे बढ़े, फटाफट से उत्तर दीजिएगा आप कमेंट में और मैं यहाँ पर आगे बढ़ता जाता हूँ। भोजन के मंड को शर्करा में कौन बदलता है? भोजन के अंदर जो मंड पाया जाता है उसको शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? आपने देखा होगा कि जब चावल आप फीके खाते हो, बिना शक्कर डाले, बिना गुड़ डाले और कुछ डाले, अगर चावलों को आप फीका भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद में वो मीठा महसूस होने लगते हैं। इसका कारण है चावल के अंदर जो मंड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको शर्करा में बदल दिया जाता है। और ऐसा जो मीठा स्वाद है वो कहाँ महसूस होता है? मुख के अंदर होता है। मुख के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? लाला ग्रंथि या लार रस पाया जाता है। तो लार ग्रंथि के द्वारा या लाला रस के द्वारा जो आपके है मंड को शर्करा में बदल दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्त रस है, यकृत के द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसके द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होते हैं। पित्ताशय में इसका भंडारण होता है। इसका पित्त रस का पित्ताशय में भंडारण होता है और इसका काम क्या है? वसा का पाचन। वसा का पाचन। पित्त का काम
है वसा का पाचन। आंतर या जठर रस जो कि कहाँ आता है, आमाशय के अंदर या छोटी आंत के अंदर होता है। आमाशय के अंदर और छोटी आंत के अंदर होता है जठर रस, जिसके अंदर आपके भोजन के पाचन में ये सहायता करता है। अग्नाशय रस अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लल्ला रस या लाल रस। मंड आयोडीन परीक्षण में कौन सा रंग देता है? मंड का जब आयोडीन परीक्षण किया जाता है किसी भी वस्तु का, और उसमें अगर मंड या स्टार्च मौजूद है, तो आयोडीन वो वस्तु किस रंग में बदल जाएगी या वहां पर कौन सा रंग उपस्थिति दर्शाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल रंग हो जाएगा नीला। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीला रंग वहां पर देखा जा सकता है। काला गुलाबी हरा नहीं होता है, नीला रंग बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीरने और फाड़ने के लिए कौन से दांत काम में लिए जाते हैं? चीरने फाड़ने में कर्तन का काम होता है काटना। ये आगे के 4 दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में, 4 दांत निचले जबड़े में होते हैं। तो कर्तन का काम है काटना, चवड़ना का काम है चबाना। जैसे चबाना जैसे चवड़ना, इनका काम है चबाना या पीसना। अगर चवड़ना का काम भी क्या है, चबाना और पीसना। रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना। रदनक का काम क्या, चीरना फाड़ना। ये नुकीले दांत होते हैं जो 2 ही ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, 2 ही नीचे जबड़े में पाए जाते हैं। रदनक बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी या मरमर पक्षी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है जड़ों से, दूसरा पत्तियों से, तीसरा फलों से, और चौथा है मकरंद से। तो जड़ों से, पत्तियों से, फलों से कहीं नहीं होता है। मकरंद यानी कि रस से, जो फूलों का रस होता है, फूलों का मकरंद होता है, उससे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं मधुमक्खी और मरमर पक्षी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिए हुए नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना, मकरंद से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय मुख के अंदर किसकी अधिकता होने के कारण दंत क्षय होता है? तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दंत क्षय होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है, अम्ल का निर्माण। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करें, कोलगेट करें, जो आपके दंत मंजन है वो करें, टूथपेस्ट के माध्यम से पेस्ट करें, ब्रश करें, कुछ भी जो करना है करें, लेकिन दांतों को बचा के रखें। ये आपके लंबे समय तक साथ देंगे, तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? वैसे प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है अब तक का ज्ञात? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो कौन सा है बताओ? सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और हीरे क्या होता है, कार्बन का अपर रूप है। इसका कार्बन का अपर रूप, और इसमें प्रत्येक कार्बन अपने अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, और ये जो विद्युत का है वो कुछ अलग होता है, सबसे कठोरतम है। पलक, नाखून, बाल, इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल जो दांतों के ऊपर पाया जाता है। ब्रश को कम समय 5 या 10 सेकंड के लिए किया करें, 10 या 15 सेकंड के लिए, और इससे ज़्यादा अगर आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों का इनेमल नष्ट हो सकता है और दांत है वो सड़ने प्रारंभ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जीव में आमाशय मुख से बाहर आकर भोजन ग्रहण करता है? देखो, आमाशय खुद को बाहर आना पड़ता है मुख से, मुख कुछ काम नहीं करता इन जीवों में। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए आमाशय खुद को बाहर आना पड़ता है। ऐसा किसमें होता है? गाय में देखा गया, मानव में नहीं देखा, झींगा मछली में नहीं होता। इसमें होता है तारा मछली या स्टार फिश के अंदर ऐसा होता है। इसमें स्टार फिश के अंदर ऐसा होता है कि आमाशय खुद चल करके बाहर आता है, भोजन ग्रहण करके अंदर चला जाता है, और ऐसा क्रिया होती है ग्रहण, अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन दोनों में। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असत्य कथन कौन सा बताइए? खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण खाना खाते समय खांसी या घुटन महसूस होती है। बिल्कुल सही बात है। खाद्य कण जब श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें खांसी या घुटन महसूस होती है खाना खाते समय। ग्रसनी में वायु तथा भोजन मार्ग अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वायु और भोजन मार्ग एक ही होता है। ग्रसनी के अंदर वायु और भोजन मार्ग एक ही होता है। भोजन ग्रहण करते समय एक मांसल संरचना वॉल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है। जब हम भोजन का निवाला ग्रहण करते हैं तो एक ढक्कन होता है जिसको घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन, या इसी को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है, और जब हम श्वास लेते हैं और जब हम निवाला ग्रहण करते हैं तो हम, आप कभी महसूस करना कि जब हम निवाला ग्रहण करते हैं तो एक पल के लिए हमारा श्वसन क्रिया है रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे ढक्कन आ जाता है।
और जब अम्ल वाला अंदर चला जाता है तो फिर से श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है और ढक्कन है, वो घंटी ढक्कन एपिग्लोटिस वहाँ से हट जाता है श्वास नली के आगे से। तो ये बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया होती है। बृहदांत्र है, वो क्षुद्रांत्र की अपेक्षा मोटी होती है, बिल्कुल चौड़ाई ज़्यादा होती है, व्यास ज़्यादा होता है इसका, और लंबाई इसकी कम होती है, 1.5 मीटर ही होती है, जबकि क्षुद्रांत्र की लंबाई 7.8 मीटर होती है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि ये ग्रसनियम वायु और भोजन मार्ग अलग अलग होते हैं, ये बात गलत है, एक ही होता है, वायु और भोजन का मार्ग एक ही है। अगला वर्ड, मुंह में कर्तन, रदनक और अगर चवर्णक चवर्णक दांतों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तन, कर्तन या कर्तन भी इनको बोलते हैं। फिर आता है आपके रदनक, फिर आते हैं अगर चवर्णक, फिर आते हैं चवर्णक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने एक सूत्र बताया था 21-23, क्या बताया था? 21-23, 21-23 और नीचे भी 21-23, इनका डबल कर लो। डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4, 42 46, 42 46। तो यहाँ पर पूछा है दांतों की कुल संख्या पूछी है, तो ये तो हो गया ऊपरी जबड़ा, इतना ही होगा निचला जबड़ा, इतना ही क्या होगा? निचला जबड़ा। यहाँ पे इनको जोड़ दो, तो 4 और 4 8, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 6 और 6 12, तो ये होती है संख्या 84, यानी कि 8 4 8 12। कर्तन होते हैं 8, 4 होते हैं रदनक, पूरे मुख के अंदर बात कर रहे हैं, 8 अगर चवर्णक और 12 चवर्णक, तो 8 4 12, 12 12 24, 24 और 8 32 पूरे हो गए। 8 4 8 12, 8 4 8 12, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 21-23 को याद रख लेना, इसका डबल कर देना, डबल करके जोड़ देना, दांतों की संख्या आ जाएगी। 21-23 ये दंत सूत्र होता है, 21-23/21-23 ICPM। आई मतलब इंसिजर, सी मतलब कैनाइन और पी मतलब प्रीमोलर, एम मतलब मोलर। अगला प्रश्न, लाला ग्रंथि द्वारा स्रावित रस है, लाला रस, टाइलिन, लार एमाइलेज, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति के 3 नाम है, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पाचन संबंधी असत्य कथन कौन सा है? पाचन से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है क्या गलत है। वसा, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सत्य है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। आंशिक रूप से बचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में जाता है, जहाँ आंत्र द्वारा पूर्ण पाचन होता है। प्रोटीन है वो नाइट्रोजन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ प्रोटीन है वो नाइट्रोजन में प्रयुक्त नहीं होता है। प्रोटीन किस में प्रयुक्त होता है? प्रोटीन से बनते हैं अमीनो अम्ल। क्या बनते हैं? अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल बनते हैं यहाँ पर, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर अगर बात करें, अमीनो अम्ल बिल्कुल करेक्ट होगा, नाइट्रोजन नहीं होता है। हालांकि ये नाइट्रोजन के ही प्रकार है या नाइट्रोजन के इसके अंदर पाया ही जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि कथन असत्य है। प्रोटीन अमीनो अम्लों में प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है। क्योंकि वसा किस में बदलता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा और ग्लूकोज में बदलता है। आंशिक पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में चला जाता है, वहां पर पूर्ण पाचन होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, इसलिए मैं कथन बना के लाता हूँ आपके लिए। मानव पाचन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। मानव पाचन तंत्र में आहार नार सम्मिलित है, पाचन ग्रंथियां सम्मिलित है और फिर दोनों सम्मिलित है, बिल्कुल सी ऑप्शन उत्तर होगा, दोनों ही सम्मिलित हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसका भाग नहीं है। अंतःस्रावी मतलब सीधे रक्त में आपके अपना स्राव छोड़ने वाली। अगला प्रश्न देखो, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जटिल खाद्य पदार्थ है वो सरल खाद्य पदार्थ में टूटते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अगला प्रश्न, वह कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? रूमिनेंट मतलब जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले जीव, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब जुगाली करते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनके अंदर अंधनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंधनाल। इनके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? रुमेन पाया जाता है, और इसी कारण इसको रूमिनेंट्स कहते हैं। और जुगाली करना इसका रोमंथन कहलाता है। इनके अंदर क्या होता है? एक जो ये अंदनाल होती है, इसके अंदर ये पाचन होता है इसका। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा? क्या पूछा है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो सेल्यूलोज, घास के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज का पाचन है वो जंतु ही कर सकते हैं, मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता।
अगला, ग्लूकोज का विखंडन क्यों आवश्यक है? ग्लूकोज का विखंडन आवश्यक क्यों है, आप ये बताइए। ग्लूकोज का विखंडन होना क्यों आवश्यक है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए, खनिज लवण प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन की सहायता से ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। शरीर को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के विखंडन से। अगला प्रश्न देखो, जठर रस का कार्य है प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ना, विटामिन पर कार्य करना, मंड को सरल शर्करा में विघटित करना, वसा को सरल अणुओं में तोड़ना। तो जठर रस का काम क्या है, बताइए। जठर रस का काम बताओ फटाफट से। प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ना, विटामिन पर कार्य करना, मंड को सरल शर्करा में विघटित करना, वसा को सरल अणुओं में तोड़ना। तो ये क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है जठर रस। अगला प्रश्न देखो, घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बात करेंगे तो घास में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने बात की, कौन सा होता है? सेल्यूलोज। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें भोजन कोई पाचन नहीं होता है, बताइए। भोजन में कोई प्रकार का पाचन नहीं होता है, बताओ देखें। छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रशिका, आमाशय। तो देखो, छोटी आंत में पाचन होता है, मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है, ग्रशिका के अंदर कोई पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन है वो आगे धकेला जाता है, बस और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है। क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है, फटाफट से बताइए देखें। क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है 7.5 मीटर। कितना? लगभग 7.5 मीटर होती है क्षुद्रांत्र की लंबाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रुमिनेंट में कड क्या होता है? रुमिनेंट के अंदर कड क्या होता है? कड या इसी को कहते हैं जुगाल। कड या जुगाल क्या होता है? निगला हुआ पूर्ण पचित भोजन, निगला हुआ अपचित भोजन, निगला हुआ आंशिक पचित भोजन। निगला हुआ लेकिन आंशिक पचित भोजन है वो कड या जुगाल कहलाता है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत्र और वर्धांत्र के मध्य पाई जाने वाली थैलीनुमा बड़ी संरचना क्या कहलाती है? तो घोड़ा, खरगोश ये क्या कहते हैं? सेल्यूलोज खाते हैं, और जो सेल्यूलोज खाते हैं उनके अंदर एक संरचना पाई जाती है, और संरचना क्या कहलाती है? आपके अंधनाल कहलाती हैं। क्या कहलाती? अंधनाल कहलाती हैं। और ये अंधनाल आपके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती थैलीनुमा संरचना होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ORS क्या है? ORS एक जीवन रक्षक घोल है जो उल्टी या दस्त की स्थिति में दिया जाता है। इसमें चीनी और नमक घोल के पिला दिया जाता है। अगला देखो, भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। कौन से दांत है वो भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं? तो भोजन के कौन से दांत है? तो अगर चवर्णक और चवर्णक है वो चबाने और पीसने का काम करते हैं। कर्तक का काम है काटना, रदनक का काम है चीरना फाड़ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर चवर्णक, चवर्णक का काम है पीसना या चबाना। पीसना प्लस चबाना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, लाला रस चावल के मंड को किस में परिवर्तित कर देते हैं? लाला रस चावल के मंड को किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो शर्करा में परिवर्तित करते हैं, तभी तो मीठा लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दांतों का प्रथम सेट क्या कहलाता है? दांतों का प्रथम सेट क्या कहलाता है? इनेमल, दूध के दांत, स्थायी दांत, उपयुक्त सभी। तो वो दूध के दांत कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा अंग है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। आमाशय में, मुख में, शुद्रांत्र में, वृद्धांत्र में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है, बताइए देखें। तो बिल्कुल कहाँ पर होता है? शुद्रांत्र के अंदर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन यहीं पर होता है। अगला प्रश्न, पाचक रस स्रावित होते हैं किस किस के द्वारा? लाला ग्रंथि के द्वारा लाल रस, यकृत के द्वारा पित्त, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस,
आमाशय भित्ति और शुद्धांत्र की भित्ति से भी आपके पाचक रस स्रावित होते हैं, और उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए ये था अंतिम प्रश्न, और आज की क्लास को बहुत जल्दी हमने 20 मिनट में समाप्त कर लिया है। फास्ट किया है थोड़ा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।